हेलो स्टूडेंट्स, अगेन फिर से एक बार आप सभी के समक्ष मैं कमलेश ठक्कर, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट बिलासा गर्ल्स पीजी कॉलेज, एक और लेक्चर के साथ। इस बार जो लेक्चर है वो थोड़ा रोचक है, ग्रहों के गति संबंधी नियमों से संबंधित, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बीएससी पार्ट 1 के लिए जो लेक्चर है वो है केपलर का प्रथम नियम। केपलर के प्रथम नियम को हम यहाँ पर देखेंगे, केपलर्स के तीनों नियमों को देखेंगे और केपलर के प्रथम नियम जो है, फर्स्ट लॉ जो है, उसका डेरिवेशन भी देखेंगे कि कैसे उसका डेरिवेशन हम आसानी से निकाल सकते हैं, और जो कि बच्चों को हमेशा पार्ट 1 वाले बच्चों को उसके डेरिवेशन में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो लेट्स गो डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट सी द टू डायग्राम। सबसे पहले तो ग्रहों की गति को समझने के लिए सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट दिया था वो कोपरनिकस ने दिया था। आप एक राइट हैंड साइड में जो डायग्राम दिख रहा होगा उसको देख रहे होंगे। कोपरनिकस ने बताया था कि ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में सर्कुलर पाथ पर क्या करते हैं, मूव करते हैं। पर क्या ऐसा सही था या नहीं, इसको आगे देखते हैं। लेकिन केपलर ने ये माना नहीं कि ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर एक दूसरी तरह का ऑर्बिट बनाते हैं, जिसे इलिप्टिकल पाथ कहते हैं या जिसे दीर्घवृत्तीय कक्षा कहते हैं, जिसे हमें आगे पढ़ना है। कोपरनिकस का जो मानना था कि उसके सेंटर पर हमेशा सन रहता है, लेकिन यहाँ केपलर ने जो माना था, एक्चुअल में जो उसका जो फोकस होता है, नाभि जो होती है दीर्घवृत्त की, उस नाभि पर सूर्य हमेशा रहता है। तो कुछ चीज़ें और भी हैं, वेलोसिटी से रिलेटेड भी हैं। कोपरनिकस ने कहा था कि द स्पीड ऑफ द प्लैनेट इन ऑर्बिट इज कांस्टेंट, पर यहाँ पर ना तो लीनियर वेलोसिटी और ना ही एंगुलर वेलोसिटी, स्पीड, दोनों में से कोई भी कांस्टेंट नहीं रहती, ये मानना था केपलर का। खैर, ये तो कॉन्सेप्ट थे जो कि केपलर ने कोपरनिकस के काम को आगे बढ़ाकर उसे मॉडिफाई किया और अपने लॉज दिए। तो केपलर्स के जो लॉ हैं फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट के, उसमें फर्स्ट लॉ जो है वो बहुत सिंपल है। ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं और सूर्य उसके फोकस पर स्थित होता है। यही उसका प्रथम नियम है, जिसका हम डेरिवेशन भी करेंगे। बात यहाँ पर है दीर्घवृत्ताकार कक्षा, यानी कि इसे पथ का नियम या कक्षा का नियम भी हम कह सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, दूसरे लॉ पे चलते हैं। ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है, यानी कि जो इसकी एरियल स्पीड होती है वो कांस्टेंट रहती है। द एरियल स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, ये इसका दूसरा नियम है। और तीसरा और अंतिम नियम जो है वो ग्रहों के परिक्रमण काल का वर्ग जो होता है वह ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा के घन के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिसे यहाँ पर सेमी मेजर एक्सिस जो डिस्टेंस है उसको एक्चुअल में सेमी मेजर एक्सिस भी बताया गया, क्योंकि इलिप्स में दो प्रकार के एक्सिस होते हैं, एक माइनर एक्सिस और एक मेजर एक्सिस। तो यहाँ जो एक्सिस हमने लिया वो मेजर एक्सिस है, तो सेमी मेजर एक्सिस यानी कि अर्ध दूरी जो होगी उसको यहाँ पर बताया गया है। So now students, let's go for our main topic, derivation of Kepler's first law. So let's go for its derivations. So figure इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि इलिप्टिकल पाथ है, सन जिसका मास हमने कैपिटल M लिया है, एक ग्रह लिया है, एक प्लैनेट लिया है जो A से B की ओर ट्रेवल कर रहा है, जिसका मास हमने स्मॉल m लिया है। सन से उस प्लैनेट की डिस्टेंस r है, और जब B पर पहुंचता है तो उसकी डिस्टेंस r प्लस dr हो जाती है। A से B की जो डिस्टेंस आपको दिख रही है उसे हमने dr लिया है फ्रॉम वेक्टर रूल से। नाउ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द प्लैनेट ड्यू टू सन, क्योंकि सन जो है कोई भी पिंड ब्रह्मांड में जो है वो हमेशा दूसरे पिंड पर क्या लगाता है, एक आकर्षण का बल लगाता है, जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो चूंकि सन यहाँ बहुत बड़ा है तो सन जो है उस प्लैनेट पे हमेशा क्या लगाएगा, एक बल लगाएगा, और उसके अकॉर्डिंग जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, हमने पढ़ा यूनिवर्सल लॉस का, F इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m R स्क्वायर R कैप वेक्टर फॉर्म में टुवर्ड्स इक्वेशन नंबर 1 निगेटिव। नेक्स्ट वी नो फोर्स इक्वल टू व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन, बस रेडियली एक्सेलरेशन, क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो है प्लैनेट की तरफ है, निगेटिव है, तो रेडियली है।
यानी कि त्रिज्यी है। तो त्रिज्यी त्वरण के लिए हमने सूत्र जो लिखा है वो है F इक्वल टू m इंटू त्रिज्यी त्वरण का मान d2r बाई dt2 माइनस r d थीटा बाई dt होल स्क्वायर r कैप। डियर स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन नंबर 2 में जो एक्सीलरेशन हमने रेडियली या एक्सीलरेशन लिखा है वो एक्चुअल में हमारे प्रीवियस फर्स्ट यूनिट से आया हुआ है। फर्स्ट यूनिट में जो हम पढ़ते थे कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, उसमें हमने प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ा था। जो एक्सीलरेशन फाइंड आउट किया था AR, उसका फॉर्मूला था r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर। वही AR की वैल्यू यानी कि रेडियली एक्सीलरेशन जो होता है उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर सीधे रख दी है। ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट व्हाट, दोनों को अगर हम इक्वल करें, इक्विलिब्रियम कंडीशन लें, तो माइनस जी एम एम अपन आर स्क्वायर आर कैप इक्वल टू m d2r बाई dt2 माइनस r d थीटा बाई dt होल स्क्वायर r कैप। सो इसमें जो कैंसिल हुआ, आफ्टर कैंसिलेशन वी गेट व्हाट, d2r बाई dt2 माइनस r d थीटा बाई dt होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस जी एम अपन आर स्क्वायर। और वी मे राइट हेयर d theta by dt is equal to omega. Why d theta by dt is equal to omega? Because change of rate of angular displacement equal to angular velocity. That is why here we write the omega square in the place of d theta by dt whole square. To simplify it, we taking both side r of q, multiplying both side r cube d2r by dt2 minus r4 ओमेगा स्क्वायर माइनस जी एम आर, और आर क्यूब डी टू आर बाई डी टी क्यूब माइनस आर स्क्वायर ओमेगा होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं माइनस जी एम आर क्यूब डी टू आर बाई डी टी टू माइनस आर स्क्वायर ओमेगा को हमने यहाँ एज्यूम किया है एच, सो एच स्क्वायर माइनस जी एम आर वेयर एच इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। आगे हमने ये माना कि r इक्वल टू 1 अपॉन यू। सो व्हाट, इफ r इक्वल टू 1 अपॉन यू, देन देखिए h इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा था इक्वेशन नंबर 3 के पास, है ना। तो ओमेगा इक्वल टू h अपॉन आर स्क्वायर एंड 1 अपॉन r इक्वल टू 1 अपॉन r इक्वल टू यू, सो ओमेगा इक्वल टू एच यू स्क्वायर। नाउ r इक्वल टू 1 अपॉन यू का जब हम d बाई डी टी करेंगे तो d बाई डी टी 1 बाई यू माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर डी यू बाई डी टी, और माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर डी यू बाई डी टी कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ डी यू बाई डी थीटा बाई डी टी, बट वी नो डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू ओमेगा, सो वी हैव माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर डी यू बाई डी टी ओमेगा। ओके, नाउ माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर डी यू बाई डी थीटा। ठीक है, अब ये जो ओमेगा है उसकी वैल्यू क्या है, एच यू स्क्वायर, सो यू स्क्वायर कैंसिल, वी गेट माइनस एच डी यू बाई डी थीटा। तो चलिए डी आर बाई डी टी हमारा निकल गया, माइनस एच डी यू बाई डी थीटा। अब हम आगे बढ़ते हैं डी टू आर बाई डी टी टू, एक बार और इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं। सो माइनस एच डी यू बाई डी थीटा माइनस एच डी टू यू बाई डी थीटा टू डी थीटा बाई डी टी, हमने डी थीटा फिर से ले लिया, माइनस एच डी यू बाई डी थीटा टू ओमेगा डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू, फिर ओमेगा के प्लस पे एच यू स्क्वायर, सो वी गेट माइनस एच स्क्वायर यू स्क्वायर डी टू यू बाई डी थीटा टू। सो वी हैव डी आर बाई डी टी भी है, डी टू आर बाई डी टी टू भी है और आर भी है। पुटिंग दिस वैल्यूज ऑन ऑफ आर एंड डी टू आर बाई डी टी टू इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 को मैंने यहाँ फिर से लिखा है आर क्यूब डी टू आर बाई डी टी टू माइनस एच स्क्वायर equal to minus g capital M small r. So in the place of r we have to write 1 upon u, so in r cube के प्लेस पे माइनस 1 upon u क्यूब माइनस एच डी टू आर बाई डी टी टू की वैल्यू हमने रखी, माइनस एच स्क्वायर यू स्क्वायर डी टू यू बाई डी थीटा टू माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू माइनस जी एम आर के प्लेस पे 1 upon u, सो 1 upon u माइनस एच स्क्वायर डी टू यू बाई डी थीटा टू माइनस एच स्क्वायर माइनस जी एम अपॉन यू, सो माइनस यू अपॉन एच स्क्वायर से हमने इसे क्या किया, डिवाइड कर दिया, माइनस यू अपॉन एच स्क्वायर से। तो जब यू अपॉन एच स्क्वायर से हमने डिवाइड कर दिया तो डी टू यू बाई डी थीटा टू प्लस यू जी एम अपॉन एच स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से इसे पॉज करके देखेंगे कि क्या क्या इसमें कैंसिल होगा, जिससे आपको यहाँ पर मिलेगा डी टू यू बाई डी थीटा टू प्लस यू जी एम अपॉन एच स्क्वायर, और डी टू यू बाई डी थीटा टू प्लस यू माइनस जी एम अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू 0। इक्वेशन हमने बना लिया। नाउ डी टू
अपॉन डी थीटा 2 u माइनस जी एम अपॉन एच स्क्वायर प्लस u माइनस जी एम अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसे हमने ऐसा क्यों लिखा, तो देखिए कि अगर d2u अपॉन डी थीटा 2 हम u का करते हैं तो वो तो उतना ही आएगा, लेकिन gm अपॉन आर एच स्क्वायर जो है कांस्टेंट है, तो उसका कुछ भी वैल्यू का अगर हम डिफ्रेंशिएट करें थीटा के रेस्पेक्ट में तो 0 हो जाएगा। तो हमने एक सेट बनाने के लिए u के साथ हमने माइनस gm अपॉन एच स्क्वायर ले लिया। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। नाउ इक्वेशन नंबर 4 का जो पहला टर्म है u माइनस जी एम अपॉन एच स्क्वायर, उसको हमने a cos थीटा एज्यूम किया, जिससे u की वैल्यू आ गई जी एम एच स्क्वायर प्लस a cos थीटा। u इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन r, सो 1 अपॉन r इक्वल टू जी एम अपॉन एच स्क्वायर प्लस a cos थीटा। अब हमने इसे डिवाइड किया जी एम अपॉन एच स्क्वायर से, जिससे हमारे पास एच स्क्वायर बाय जी एम आर प्लस 1 प्लस एच स्क्वायर a बाय जी एम cos थीटा बना। ये जो इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास बना है वो एक कॉनिक सेक्शन का इक्वेशन है, सांकाओं का इक्वेशन है। जब हम उसे एक कॉनिक सेक्शन का फॉर्मूला L बाय आर 1 प्लस ई कॉस थीटा जो है उससे अगर हम इसे कंपेयर करें तो इसकी उत्केंद्रता, इसेंट्रिसिटी E की वैल्यू मिलेगी हमें एच स्क्वायर ए बाय जी एम, और L जो है लट्टस रेक्टम या नाभि लंब की लंबाई जो मिलेगी वो मिलेगी एच स्क्वायर बाय जी एम। अब हम जानते हैं कि सांकों में यदि E की वैल्यू 1 से कम हो जाती है ना, तो उस कंडीशन में जो आकृति बनती है वो क्या बनती है, इलिप्स। तो यहाँ हम एनर्जी को स्मॉल ई के फॉर्म को एनर्जी के फॉर्म में यदि माने तो कुल एनर्जी जो आनी चाहिए वो 1 से कम, मतलब निगेटिव एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम अपॉन आर। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस के लिए अगर हम ले सन से प्लानिट की तो v इक्वल टू, तो वेलोसिटी जो है वो r के परपेंडिकुलर हो जाती है, तो v इक्वल टू r ओमेगा और r डी थीटा बाई डी टी, दैट मीन्स ओमेगा इक्वल टू h बाय, और r ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, h बाय आर, v को। सो E इक्वल टू 1/2 m h बाय आर मिनिमम स्क्वायर माइनस जी एम एम अपॉन आर मिनिमम इक्वल टू 1/2 m h बाय आर मैक्सिमम स्क्वायर माइनस जी एम अपॉन आर मैक्सिमम। तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों को हमने यहाँ पर लिया। फॉर मैक्सिमम के लिए केस हम जानते हैं कि थीटा की वैल्यू यदि पाई होगी तो कॉस थीटा -1 होगा, और कॉस थीटा अगर -1 होगा तभी आप जानते हैं कि इनफाइनाइट वैल्यू होगी। इसलिए ये जरूरी है कि L बाय आर की वैल्यू इनफाइनाइट है। फॉर मिनिमम के लिए, फॉर मैक्सिमम के लिए थीटा की वैल्यू पाई हो, बट फॉर मिनिमम थीटा की वैल्यू क्या है, 0, जिससे कॉस थीटा क्या हो जाए, 1 हो जाए, जिससे आर की वैल्यू क्या हो पाए, मिनिमम हो पाए। नेक्स्ट, तो आर एल अपॉन आर मैक्सिमम इक्वल टू 1 माइनस क्या आएगा, ई आएगा। ठीक है, क्लियर है ये। तो वही L बाय आर 1 प्लस आर कॉस थीटा के फॉर्मूले से, L बाय आर वाला जो फॉर्मूला है उससे हमने निकाला ये। ठीक, ऐसे ही आर मिनिमम 1 प्लस ई हो जाएगा। सो ई की वैल्यू अगर दोनों को सॉल्व करके निकाले, दोनों इक्वेशन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके, तो ई की वैल्यू आर मैक्स माइनस आर मीन अपॉन आर मैक्स प्लस आर मीन निकलेगी। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा ऊपर बना हुआ है उसमें जब इनकी वैल्यूज को रखेंगे तो बहुत सिंपली रखा हुआ है 1/2 m h स्क्वायर, और आर मीन के प्लेस पे 1 प्लस ई बाय एल होल स्क्वायर, जी एम एम 1 प्लस ई बाय एल मिनिमम वाले में रखा हमने। सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 प्लस ई के टर्म्स में बना, तो 1 प्लस ई इक्वल टू हमने निकाल लिया, जो वैल्यू आई माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a वाला फॉर्मूला जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, उसको लगा के, जिससे 1 प्लस ई की वैल्यू 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 प्लस 2h स्क्वायर ई जी स्क्वायर कैपिटल एम स्क्वायर स्मॉल एम आई। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो एनर्जी का जो फॉर्मूला आया वो ऐसा आया कि जिसके लिए E इज लेस देन 1, तो दैट मीन्स मोशन कैसा है, इलेप्टिकल मोशन। तो हमें यही प्रूव करना था कि जो इफ द टोटल एनर्जी ऑफ द प्लैनेट इज नेगेटिव एंड द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज क्लोज्ड इन फॉर्म ऑफ इलेप्टिकल ऑर्बिट, इट इज क्लियर। यही केपलर का फर्स्ट लॉ है। तो आप इसे पॉज करके अच्छे से, डेरिवेशन लेंदी है थोड़ा सा, आप अच्छे से पॉज करके इसको समझिएगा और देखिएगा कि एनर्जी की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो ई की वैल्यू लेस होगी 1 से, दैट मीन्स प्लैनेट जो होंगे वो बहुत क्लोज्ड होंगे, और इस कंडीशन में ही जो पाथ होगा वो कैसा होगा, इलेप्टिकल होगा, और यही केपलर का फर्स्ट लॉ है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।